नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में लगातार यह चर्चा का विषय था कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। राजनीतिक पंडित अपने अपने तरीके से भविष्यवाणी भी कर रहे थे। ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह बिहार में भी चौंकाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सम्राट चौधरी के नाम पर पहले से मुहर लग गई थी। आखिर क्यों बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ही चुना, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र रहे नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी, उन्हीं के हाथ अब बिहार की कमान होगी। जी हाँ, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हुए। कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज का पल भावुक पल है, आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है। उधर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने पोस्ट कर भरोसा दिया कि नए सेनापति को उनका पूरा सहयोग मिलेगा। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता सकनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। सम्राट चौधरी ने 1990 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और महज 31 साल की उम्र में 1999 में कृषि मंत्री बनकर अपनी धमक दिखाई। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से उनकी जीत ने उन्हें राज्य की राजनीति में स्थापित कर दिया। आरजेडी और जेडीयू में रहने के बाद सम्राट चौधरी का बीजेपी में शामिल होना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। उन्होंने विधान परिषद में भी विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाई। 2023 के मार्च महीने में वे बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जो इस बात का संकेत था कि आलाकमान उन पर बड़ा दांव खेलने जा रहा है। फिर जनवरी 2024 में उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद दोबारा 20 नवंबर 2025 को उन्होंने फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी में आने के बाद शुरुआती दौर में वह नीतीश कुमार के विरोधी नेता के तौर पर उभरे और उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, वे अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। हालांकि बदलते समीकरणों के साथ वे नीतीश सरकार में ही डिप्टी सीएम की भूमिका में रहे। सम्राट चौधरी कुर्मी कोयरी समीकरण के कुछ समुदाय से आते हैं। बीजेपी उनके जरिए बिहार के एक बड़े पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। वे विपक्ष और सहयोगियों दोनों के सामने अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता प्रिया जी मेरे साथ हैं, यहाँ पर जेडीयू का पक्ष रखेंगी। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। साथ ही मेरे साथ प्रोफेसर श्याम कुमार जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। मेरे साथ स्टूडियो में टीएनपी न्यूज की कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इनसे हम संपादकीय पहलू समझने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही थोड़ी देर में भूपेंद्र जी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले श्याम जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार देखिए, विपक्ष होने के नाते चुनाव के पहले से ही आप इस बात के पक्षधर रहे थे कि नीतीश जी को इस बार बिहार सरकार की कमान लंबे समय तक या तो मिलेगी नहीं और अगर मिलेगी तो उनसे जल्दी छीन ली जाएगी। आप लोगों की कही हुई बात साबित हुई, लेकिन अब सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है, खासकर अगर आपने आज ध्यान दिया होगा तो चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी बात कही कि लगातार विपक्ष पहले तो नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं कर रहा था, लगातार उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा था, लगातार उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब जब वो दिल्ली की तरफ चले गए, राज्यसभा के अब वो सदस्य बन गए, तो अब इनको उन्हीं नीतीश कुमार जी की चिंता हो रही है।
देखिए, ये चिंता हमने उनकी हमेशा की है और बिहार में जो सुचिता की राजनीति का और राजनीतिक नैतिकता का ख्याल हमने हमेशा रखा है। हमारे भले वो राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जो तकाजे जो लोकतंत्र के होते हैं उसका पालन हमेशा आरजेडी ने किया है। लेकिन बात आज की जो नई घटनाक्रम जो बिहार में आज जो हुई है, वो मैं आपको बड़े सीधे सीधे शब्दों में कहता हूँ, 25 से 30 नीतीश के टैग लाइन पर चुनाव लड़ा गया था। कहाँ है नीतीश कुमार जी? उनके चेहरे पर तो चुनाव लड़ा नहीं गया था। जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छा जो ये हुआ है होना ही था। आपको मैं बताऊं, इस बात को बार बार हमारे नेता तेजस्वी यादव साहब ने बिहार के कई चुनाव रैलियों में कहा था, हमेशा अंदेशा था और उसका पुख्ता सबूत थे जो कि आज मतलब प्रमाणित हुआ है। तो ये जनादेश का धोखाधड़ी है, ये बिहार का अपमान है। अब हम लोग तो सामाजिक न्याय के विचारधारा लोग हैं, वैचारिकी लोग हैं। हमारा संघर्ष लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चलता रहेगा। लेकिन ये वोटरों को तरह से कहिए, जिस झांसे में रख के 10,000 रुपए से लेके 2 लाख की बात की गई है, बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है, एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये तमाम घटनाक्रम हुई है, इसलिए इस पर यही मेरी पहली टेक ऑन है जो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना था, वर्षों पुराना, सदियों पुराना बिल्कुल सपना जो था, जो आज फलीभूत हुआ है। लेकिन वो सामाजिक न्याय लोगों को, दलित पिछड़े लोगों को, अकलियत को, मजलूम को नेता नहीं मानने के लिए तैयार है। उनके विचारधारा को, उनके मतलब कि जो एजेंडा होते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात मानने के लिए तैयार है। अपने स्तर पर राजनीति, अब रिमोट कंट्रोल की राजनीति से बिहार की राजनीति चलेगी। तो जिस बिहार ने मतलब कि देश को दिशा दी है, आज बिहार किस मतलब पगडंडी पे खड़ा है, हमें इसकी चिंता है। और मतलब यकीनन हम इस दिशा में जो हमारे जो जिम्मेदारी एक विपक्ष की तरफ लोकतंत्र में होता है, और निसंदेह हम लोग उस पर खड़े उतरेंगे। और आपने देखा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई है, उसमें मतलब जनता का कोई उसमें जो है उनका कोई उनकी भागीदारी नहीं है, पूरी मशीनीकृत है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर तो शायद आप बात करेंगे तो उस पर तो जो सूरत हाल है तो खैर अलग ही मतलब बयां कर रहा है। कैसे हो सकता है? तो आप देखिए। ठीक है, जिस तरह से आपने तमाम बातें रखी, भूपेंद्र जी मेरे साथ हैं। भूपेंद्र जी, इनका कहना है कि लगातार चुनाव के समय से ही नीतीश जी को चेहरा जरूर बनाया गया, उनके आधार पर जनता के बीच में पहुंचकर वोट मांगे गए, जनता को यह भरोसा दिलाया गया कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को मौका दिया जाए। जब चुनाव जीत गए तो उनको रास्ते से हटा दिया गया। ये ठीक उसी तरह की राजनीति है। विपक्ष का यह कहना है कि जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में जो रोड मैप अपनाया कि पहले एक पार्टी के दम पर आप सत्ता में जाते हैं, सत्ता के हिस्सेदार बनते हैं, उसके बाद उसी पार्टी को छोटा करने की कोशिश आपकी शुरू हो जाती है। इन बातों में कितना दम है? देखिए, मैं आपको बता दूं स्पष्ट कि हमारे मित्र राजद के प्रवक्ता ये भूल गए कि इन्हीं के जो मुखिया थे लालू प्रसाद जी, जो धधकता हुआ बिहार जो है ना छोड़े थे, उसके बाद हमारे आदरणीय नीतीश कुमार डायनेमिक पर्सनालिटी सम्मान नेता, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए बिहार आए और बिहार के डायनामिक पर्सनालिटी नीतीश कुमार जी जो है ना सरकार चलाने का काम किया। और इन्हीं का जो धधकता हुआ बिहार था, करीब करीब 50,000 जो है ना नक्सलाइटों को जो है ना जेल में बंद करके लॉ एंड ऑर्डर और जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम करने का काम किया मेरे भाई। ये एकदम भूल रहे हैं। और वहां से उठा करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को विकास बिहार बनाने का काम किया, बिहार में बेटा और बेटियों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, बिहार में उद्योग धंधा लगाने का काम किया, बिहार में जो है ना जितने मेडिकल कॉलेज बने ये सारे जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी के रीजन में बने। करीब IIT कॉलेज जो है ना, चाहे ITI हो, चाहे आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, पूरे प्रदेशों के प्रत्येक जिला में बना। तो ये विकास देख लीजिए मेरे भाई,
उनका किया हुआ आदरणीय नीतीश कुमार जी का, ये आदरणीय हृदय कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जो है ना, इनका स्वर्णिम अक्षर में नाम लिया जाएगा। और इतने बड़े त्यागी और तपस्वी, उनके बारे में जो है ना, बताइए, राजद के प्रवक्ता ये मटिया मेट हो गए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अरे भाई, अब आपकी राजनीति समाप्त होने जा रही है। अब कहाँ है आपकी तेजस्वी? जो है 9 इलेक्शन हार गए, 3 में है कि 13 में है, आप तो मटिया मेट के कगार पर हैं। अब तो बिहार की सम्मानित जनता आदरणीय जो है नीतीश कुमार जी के सानिध्य में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय सम्राट चौधरी जी डायनामिक पर्सनालिटी बने हैं रे भाई, उनसे इन लोगों की घबराहट बढ़ गई है। अब ये लोग जो चिल्लाहट में है मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं, ये लोग के घर में अधम नहीं चल रहा है भाई साहब। जिस दिन से आदरणीय सम्राट चौधरी जी का चर्चा चलने लगा, आपको मैं बता दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने जो है ना, जिस प्रकार से अनुभवी और कार्य कुशलता में दस्ता उन्होंने देखा, तो आदरणीय सम्राट चौधरी को देखा। और उन्होंने और हमारे प्रदेश से लेकर के देश का 5 पांडव का मुखिया बन करके आदरणीय सम्राट चौधरी, बिहार का विराट चौधरी सम्राट को जो है ना, कर्णधार बिहार का बनाने का काम किया, ताकि बिहार का जो है ना, जो भी नीतीश मॉडल है उसको लागू करने में सक्षम यदि है तो हमारे आदरणीय डायनामिक पर्सनालिटी सम्राट चौधरी जी है रे भाई। और अब इन लोगों को लग रहा है कि रे भाई, जितना हमारा क्राइमर है 520 जो है ना प्रखंडों में, इनका कहना जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन लूटने वाले, ये सब के सब दहशत में है मेरे भाई। क्योंकि लालू जी का जीवन का काला कमाई सब जमीन में और बालू में ही इन्वेस्टमेंट है। अब ये डर हो गई इन लोगों को, इसीलिए ये लोग छटपटा रहे हैं। देखिए, ये लोग क्या कहते हैं कि लालू जी गरीबों का मसीहा है, कि नेल्सन मंडेला है। अरे मेरे भाई, को लेकर के जेल गए थे लालू जी, तो जदूवंश के 960 करोड़ का चारा खा के जेल गए हैं। ठीक है, अब क्या बात करते, जब ये जदुवे वंश के नहीं हुए, पिछड़ा क्या होंगे रे भाई? इनका पास कोई मुद्दा है? भाई साहब, मैं बता दूं कि अब इनकी पार्टी, राजद पार्टी मटिया मेट हो जाएगी। हाँ। इस प्रदेश की 14 करोड़ सम्मान, ठीक है, मतलब जितनी चिंता, ठीक है, जितनी चिंता आरजेडी को नीतीश जी की है, उतनी चिंता आपको भी आरजेडी की है कि आरजेडी मटिया मेट होने वाली है। ये आपका एक तरह से भविष्यवाणी कही जा सकती है। श्वेता जी, सुबह की तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई कि संजय जी गए, उसके साथ ही वहां पर ललन सिंह जी भी थे और साथ ही उनके साथ वहां पर विजय जी भी थे। सभी गए, नीतीश जी को उन्होंने कहा कि हम तो यही चाहते थे कि आप ना जाएं, लेकिन अब आपने जाने का मन बना लिया तो इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या जिस तरह का मार्गदर्शन जेडीयू को आज तक नीतीश जी से उनके वहां पर रहने पर मिल जाता था, क्या इस तरह का मार्गदर्शन आगे मिल पाएगा? जब पार्टी में उतार चढ़ाव के दिन होंगे तो क्या नीतीश जी जैसा कोई ऐसा योग्य नेता अब आपके संगठन में है जो सही रास्ते पर पार्टी को रख पाए, पार्टी को पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे चलाता रहे? देखिए आलोक जी, पहले तो बिहार की जनता को और यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट को और आपको भी प्रणाम। और हम बधाई देना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए। और जो आपने ये बात कही है, एनडीए एक ऐसा अलायंस है, आप अगर देखेंगे शुरू से आज से जुड़े हुए हम लोग नहीं हैं। एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त से ही हम लोग बहुत ही अटूट तरीके से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा। और जो आज तक हम लोग कहते आए हैं डबल इंजन की सरकार थी और जिसकी वजह से इतना डेवलपमेंट संभव हो पाया है बिहार में, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता नीतीश जी की तरह आ जाएंगे, इतना आसान तो नहीं है नीतीश जी बनना। जिस तरीके से आप उनका करियर भी देखें, पिछले 50 साल का जो पॉलिटिकल करियर है वो देखें। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी के ऊपर अब जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि अभी बिहार विकास के रास्ते पे चला था और जिस तरीके से अब संभालना होगा बिहार को, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी के पास लेगेसी भी है और अनुभव भी है। तो ये
नीतीश कुमार जी के मॉडल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एक विजन कंटिन्यूटी की बात होती है, जो देश और दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पे चेहरे तो बदल जाते हैं लेकिन जो विजन है वो कंटिन्यू किया जाता है। जो डेवलपमेंट का जो एक रोड मैप तैयार किया गया है वो बिल्कुल वही रहेगा, जैसे कि जो भी सड़क हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो या ग्रामीण समाज का जो विकास होना है, जो मॉडल है मॉडल वही रहेगा, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, क्यों वो डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं इस मॉडल से, क्योंकि बिहार की जरूरत ही यही है। और आपने देखा होगा इतने दिनों से नीतीश कुमार जी के साथ सम्राट चौधरी जी ने काम किया है, तो इन्होंने उनकी चीजों को समझा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार अब और तेजी से विकास के रास्ते पे चलेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जी के ऊपर अब जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है और उनके अंदर भी ये चीज होगा, या बिहार की जनता भी अब ये देखना चाहती है, जैसा कि आपने बोला कि नीतीश जी की तरह तो कोई नेता होगा या नहीं, तो उनके आसपास पहुंचने के लिए हमारे नेतृत्वकर्ता को बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा और उम्मीद है कि वो करेंगे भी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जेडीयू में कोई दिक्कतें आएंगी या स्ट्रांग लीडर नहीं है, बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, जैसे आपने अभी बोला संजय झा जी हैं, अभी निशांत जी को जिस तरीके से लोगों ने चाहा है और सदस्यता के लिए जितना डिमांड उनका था, मुझे नहीं लगता है आज तक भारत के इतिहास में किसी भी इंसान को सदस्यता लेने के लिए जो जनता है वो इतना चाही हो, और जनता की रिक्वेस्ट पे ही उन्होंने सदस्यता भी लिया है। और वो जिस पिता के बेटे हैं, और आपने देखा होगा किस तरीके से वो जमीनी स्तर पर जुड़े हैं लोगों से, किस तरीके से वो मिलते हैं, कितने हम्बल हैं। संवेदनशील होना बहुत जरूरी होता है एक नेता का, क्योंकि नेता सेवक है, नेता कभी राजा नहीं हो सकता। जो अप्रोच लोग राजा वाला, किंग वाला रखते हैं, एक उदाहरण के तौर पे यहाँ तेजस्वी जी, उनसे मिल पाना आम जनता का बड़ा मुश्किल होता है। जबकि नीतीश जी के बारे में अगर आप जानेंगे, धरातल पे जो उन्होंने किया है 2005 में जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो वो उनके बारे में मुझे ये पता चला, पटना में वो रात को निकल जाते थे ये पार्क में, और कोई अगर किसी भी समारोह में कुछ भी रिक्वेस्ट कर देता था, जैसे कि शराबबंदी जैसी चीजें, वहां की महिलाओं ने ये रिक्वेस्ट कर दिया कि शराब को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे परिवार में बहुत कलेश होता है और जो भी चीजें हैं, बच्चे की पढ़ाई हो पाती है या डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते थे। आप समझिए इतना स्ट्रांग लीडर कोई हो सकता है जो हर चीज को साइड रखते हुए, बहुत सारी चीजें होती हैं, इतना बड़ा डिसीजन ले ले, और उन्होंने शराब को बंद कर दिया। ये संवेदनशीलता है और यही एक नेता को नेता बनाता है, और यही रीजन है कि वो ठीक है, मतलब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता जेडीयू के पास हैं, जिससे कि संगठन भी ठीक से चलता रहेगा और आगे, क्योंकि मंत्रिपरिषद में बहुत बड़े बदलाव की आशंका नहीं है, पूरी तरह से सरकार चलती रहेगी। गोविंद जी मेरे साथ जुड़े हुए। गोविंद जी, क्या वास्तव में देखिए सम्राट जी अब मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बीजेपी को बहुत बधाई, साथ ही जेडीयू को, पूरे एनडीए को बधाई। लेकिन आने वाले दिनों में जो आरजेडी पिछले 5-6 महीनों में भविष्यवाणियां लगातार कर रही थी सरकार के लिए, जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए, अक्षरशः वो चीजें अगर सही साबित होने लगेंगी तो क्या तेजस्वी यादव की जो स्वीकारता है या राहुल गांधी जी की जो स्वीकारता है वो तेजी के साथ गेन नहीं होगी? और नीतीश जी अब क्योंकि मैदान में नहीं है, उनके सामने खड़े होने पर कई बार विपक्ष के सामने ये चुनौती होती थी कि भाई इनके सामने किसको खड़ा करें कि जनता हमारी तरफ झुके। अब वो चुनौती कहीं से भी नजर नहीं आ रही है, तो आने वाले दिनों में बिहार के समीकरण क्या होंगे? आलोक जी, देखिए बिहार के समीकरण को अगर बात करें तो निश्चित तौर पे जिस तरह से नवंबर में चुनाव हुए और जो प्रचार हुआ था उसमें ये जरूर कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए थे, मुख्यमंत्री के पद पर उनको देखा जा रहा था और सरकार भी बन गई। और उसके बाद विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि इनको नहीं रहने दिया जाएगा। आपने जब कहा अक्षरशः वही साबित हुआ है। तो आने वाले समय में बीजेपी, क्योंकि अब बड़े भाई की भूमिका में है, अब छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू हो गया है, उल्टा हो गया है, तो निश्चित तौर पर यही जो राजनीतिक जानने वाले लोग हैं ये कह रहे हैं, और खासकर विपक्ष की बात यह है कि दोनों के बीच में एक लकीर तो है, क्योंकि जब नीतीश कुमार त्यागपत्र देने की बात कर रहे थे और उन्होंने जब राज्यसभा आने के लिए उन्होंने फॉर्म भर दिया, नॉमिनेशन कर दिया, तो ये हुआ था कि नहीं, उनको रोकने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई थी और एक तरह से कहा जा रहा था कि दबाव बनाया गया है नीतीश कुमार पे और केंद्र की राजनीति में आने के लिए और मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए। कुछ महीने में सही भी दिखाई पड़ रहा था कि जिस तरह हालात
दिखाई पड़ रहे थे बिहार में, वो सही भी दिख रहा था। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी अब चुन लिए गए हैं और कल वो मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी नीतीश कुमार के सामने में। नीतीश कुमार की जो जो उनके सफलता के राज है कि उनके सभी पक्षों में, सभी वर्गों में उनको वोट चाहने वाले, देने वाले हैं। हाँ। महिलाओं में खासकर उनके वोट देने वाले सभी, अगली जात से लेकर पिछड़ी जात से लेकर दूसरे तक भी वो थे। और साथ साथ में तो अब इनको, सम्राट चौधरी को भी जनता दल यूनाइटेड और अपने जो वरिष्ठ नेता हैं आपको बीजेपी के, जो इनसे काफ़ी वरिष्ठ हैं, उन सबको साथ लेकर संतुलन बनाकर आगे चलना पड़ेगा। साथ साथ में जो समीकरण है बिहार की, एनडीए की मैं बात करूं तो एनडीए में देख लीजिए कि बीजेपी की जो वोट बैंक है वो अपर है और ओबीसी है, और जेडीयू का जो है ईबीसी का है और कोयरी कोयमी का है। अब देखिए यहाँ पर क्या समीकरण बिठाया गया है कि जिस समाज से नीतीश जी आते थे, कोयरी का कुर्मी से, और कोयरी कुर्मी का एक लव कुश सम्मेलन समीकरण बैठाया गया है। सम्राट चौधरी भी उसी से आ रहे हैं। मतलब साफ है कि जो नीतीश कुमार के बेस वोट बैंक हैं, अब धीरे धीरे शिफ्ट करके सम्राट चौधरी की तरफ जाएंगे। ये रणनीति की तय किया गया है। और जो अति पिछड़े वर्ग से जो नीतीश कुमार के वोट बैंक एकदम थे, अब धीरे धीरे सम्राट चौधरी की तरफ आएंगे। तो बीजेपी के वोट बैंक तो बढ़ेंगे, बीजेपी की शक्तियां तो बढ़ेगी, लेकिन जदयू हताश होगी आगे जाने वाले 6 महीने साल भर के अंदर में। तो एक लकीर खींची हुई है, अब इसको आगे चलना है। तो विपक्ष की, जैसे आपने सवाल पूछा था कि विपक्ष के लिए यहाँ संभावना क्या है, तो विपक्ष के लिए संभावना है कि अभी उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसी कोई गलतियां हो जाए सम्राट चौधरी इनकी नई सरकार से, जिससे कि उनके एनडीए में थोड़ी सी तालमेल ना बैठे, तो उनके पास में जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की राजनीति सब जानते हैं कि अपने जो टेन्योर 21 साल का रहा है, उसमें 5 या 6 बार उन्हें पलटी मारी है। तो भले ही दिल्ली में हो या पटना में, अगर उनको लगेगा, उनके पार्टी को लगेगा कि नहीं हमारी बात नहीं हो रही है, हमारे नेताओं की, हमारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, राजनीति है। लेकिन आलोक जी, सबसे बड़ी बात यही है कि सम्राट चौधरी को अब आगे आने वाले समय में अपना एक प्रभुत्व बनानी पड़ेगी, सब मान्य चेहरा बनाना पड़ेगा, उसके लिए काम करने पड़ेंगे, और उसके लिए सभी वर्ग को साधने की जरूरत हो। बिहार की राजनीति विकास तो की बात तो लोग करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जातीय समीकरण पर चलता है। तो उनको जातीय समीकरण, तो आपने में से आप बताया कि नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है उसको शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर सम्राट चौधरी को आगे किया गया है। नाम तो बहुत बड़े बड़े थे, नित्यानंद राय की बात हो रही थी, लेकिन नित्यानंद राय और तेजस्वी यादव एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उनका नाम आगे रुक गया। साथ साथ में आप चलिए, जो बेस्ट से थे धमतिलाल, मतलब गुप्ता जी थी, उनके भी नाम के आगे बढ़ा था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो सब कहीं न कहीं एक तरह से इंटैक्ट है। लेकिन अब हमें क्योंकि वोट की शिफ्ट कराने हैं और अपने बीजेपी को और मजबूत करने हैं, तो सम्राट चौधरी आए हैं। और सम्राट चौधरी का एक आप जो उन्होंने कहा पगड़ी कहानी आपको मालूम है ना आलोक जी? जब नीतीश जी आरजेडी के साथ सरकार बना लिया, तो उन्होंने पगड़ी बांध लिए थे और कहा था कि नीतीश जी को हटाकर ही पगड़ी खोलेंगे। तो उस रूप में तो नहीं, उस रूप में तो डिप्टी सीएम बना लिया गया उनके नेतृत्व में, लेकिन किसी न किसी दूसरे रूप में ही आखिर पगड़ी उन्होंने खोल ही दिया नीतीश जी को पद से हटके, और खुद सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। तो इसकी राजनीति आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी राजनीति है, आगे की राजनीति किस तरह से होगी। ठीक है कि अभी तो मतलब एक तरह से सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या आने वाले दिनों में तमाम कुछ ऐसे प्रभावी नेताओं का उदय होगा जो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। ये किसी भी दल से हो सकते हैं, किसी भी संगठन से हो सकते हैं, और आने वाले जो भी चुनाव होंगे ये उनको कितना प्रभावित कर पाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स। इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। Fueled by 11,000 plus network garages pan-India, we drive to the next level. Reliance General Insurance is now IndusInd General Insurance. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपने भूपेंद्र जी की बात को सुना होगा। इनका ये कहना है कि आपके पास अब कोई मुद्दे ही नहीं है। पहले जब चुनाव चल रहा था तब आपने नीतीश जी की खूब आलोचना की। जिस तरह से उनके 1-2 कुछ ऐसे भाषण थे जिसमें कुछ लेफ्ट राइट हो गया तो आपने उनको ये तक करार दे दिया था कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चुनाव जीत गए, उसके बाद आपने कहना शुरू कर दिया कि ये सरकार को ठीक से चला नहीं पाएंगे। अब वो बिहार की राजनीति से अब केंद्र की राजनीति में शामिल हो गए तो आप कहते हैं भाई सबसे अच्छे तो वही थे। तो इनका ये कहना है कि आपके पास जेडीयू और बीजेपी के मुद्दों को छोड़कर अपने खुद के कोई मुद्दे ही नहीं है। नहीं, हमारे मुद्दे कितने हैं वो आप जानते हैं। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हमने कराने का काम किया, जो कास्ट सेंसस सभी केंद्र में कराने के लिए मजबूर हुई है, वो हम सबके संघर्षों का प्रतिफल है। और जो इनका कहना है बीजेपी और जेडीयू का, ठीक है, उनका अपना कहने की स्वतंत्र है, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ जरूर स्पष्ट कर दूं कि जो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल जो रिहैबिलिटेशन हुआ है, ये बेसिकली बीजेपी का जो पॉलिटिकल जो स्क्रिप्ट है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को फिनिश करने का, उसका एक हिस्सा है। क्या आप सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के राजनीति में आना परिवारवाद का हिस्सा नहीं मानेंगे? जिस बात को लेके वो हर मतलब की चुनावी रैली में बीजेपी के बड़े बड़े नेता जेडीयू वाले बोलते थे, बीजेपी के जेडीयू के प्रवक्ता तमाम मतलब कार्यक्रम में कुछ चुनाव से पहले बोलते थे कि वो चुनाव में कभी नहीं आएंगे, राजनीति में कभी नहीं आएंगे। क्या हो गया? तो एक इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल मतलब गेन जो प्रिविलेज होता है
उसके लिए है, राजनीति में फायदे नफे नुकसान के लिए हम लोग वैचारिक लोग हैं। और जहां तक भूपेंद्र जी बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी त्याग के बड़े प्रतिमूर्ति हैं, बड़े सम्मान के साथ यहाँ बता दूं कि कुर्सी मतलब के नाम से उनको जाना जाता है, किसी मतलब वैचारिकी कहीं नहीं रही उनकी राजनीति में, सुविधा के राजनीति का दूसरा नाम रहा, ये आप अच्छे से जानते हैं। और जहां तक विकास के मतलब कि मापदंड पर अगर बिहार कहिएगा तो हर मानक पर बिहार पिछड़ा हुआ है। चाहे वो माइग्रेशन की बात कीजिए, चाहे आप वहां पर एजुकेशन के तो सूरत हाल पर हर जमीन पर आपको जाकर इसको शराबबंदी की हकीकत को पता करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट पर बात कीजिए, उसी का संकट। तो हम लोग जब आए थे 2022-23 में जब इनके साथ थे तो हम लोगों ने एक दशा दिशा हिम्मत साहस दिया था और सोशियो इकोनॉमिक सर्वेक्षण कराने का काम किया। गरीबों का पता 94 लाख गरीबों का पता लगा। आप समझिए कि 20 साल सत्ता में है और 94 लाख वहाँ गरीब आ गए, बड़े विकास की बात करते हैं। तो देखिए इस पर बहुत कुछ कहने, बिहार की जो सम्मानित जनता समझती है इनकी राजनीति। और अब तो देखिए नीतीश कुमार जी का जो आना, जो मैंने अभी कहा आपको कि जो पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन हुआ है, जो सेटलमेंट हुआ है, अब तो देखिए जेडीयू का क्या भविष्य होगा तो समय तय करेगा, उसका मैं प्रवक्ता नहीं, इसलिए बोलने का मैं हक नहीं रखता हूं। लेकिन ये लोकतंत्र की शुचिता की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का अगर आप संवैधानिक प्रावधान भी देखिए तो मतलब कि भारत एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, क्या वन मतलब की पार्टी डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं? तो क्या होगा नहीं होगा, इसके और भी कुछ संवैधानिक कारण, राजनीतिक कारण मैं बताना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में कई जो है सुधार होने हैं, संशोधन होने हैं, परिवर्तन होने हैं। जैसे वीमेन रिजर्वेशन बिल आने हैं। अब आप इनसे पूछिए ना, बीजेपी और जेडीयू से पूछिए कि हम लोग तो वीमेन रिजर्वेशन में कोटा विद इन कोटा की बात करते थे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ये बात सुनते हैं लोग तो चले जाते हैं। अब यहाँ पर डिलिमिटेशन होना है, तमाम ऐसे विषय अभी आने हैं। अभी आपको वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा, सिमल्टेनियस इलेक्शन को, तो उस पर मतलब सकारात्मक विपक्षी होने के नाते हम लोग को बहुत सारी बातें रखनी है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उनके भी मतलब गठबंधन में ऐसा सियासी कद का व्यक्ति जैसे नीतीश कुमार जी रहे, क्यों रहे। इसलिए ऑपरेशन फिनिश का ये अभियान है जिसको हमको अंदेशा था, हमें जानकारी थी, क्योंकि हम लोग जमीन पर रहते हैं, हमें ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। और जो हमारे बड़े बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है भूपेंद्र यादव साहब, उनका कहना आरजेडी के बारे में, आरजेडी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये वैचारिक पार्टी है। ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे जो भी चुनाव जीतने से नेता नहीं होता है, जमीन जनता के दिलों में किसकी जगह है आपको जानना चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव आज भी गरीबों के मसीहा ऐसे नहीं कहा जाता, उसके कुछ वैचारिक कारण है। उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है। और जितने लोग आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे जेडीयू में आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? तो इन बुनियादी बातों करने का मतलब हम लोग बुनियादी बात करेंगे, लेकिन एक बात चाहेंगे, जो भी बिहार में हुआ, बिहार की जो जनादेश मिला था उसके साथ धोखाधड़ी है, ये सफेद झूठ बोला गया था। और ये पॉलिटिकल जो स्क्रिप्ट है जिसको बड़ा खामियाजा मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जेडीयू को भुगतना पड़ा। जेडीयू पहले बड़ा भाई था, अब तो छोटा भाई अब हो गए। मतलब राजनीतिक कदकाठी जो थी वो कहां से कहां पहुंच गई। श्वेता जी क्या कहेंगे आप? इनका सीधा आक्षेप आपकी पार्टी के ऊपर यह है कि पहले परिवारवाद का आपकी पार्टी, आपके नेता विरोध करते थे, लेकिन अब आपके ही नेता परिवारवाद में जिस तरह से निशांत जी को पार्टी में शामिल भी कर लिया गया, पहले ये कस्में खाई जाती थी कि वो कभी राजनीति में आएंगे नहीं क्योंकि हम परिवारवाद की नीति पर काम नहीं करते हैं। साथ ही इनका यह कहना है कि जो विकास करना चाहिए था वो विकास आपने किया नहीं, और हमारे जो नेता हैं वो गरीबों के मसीहा हैं क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो हम ही ने किया है। देखिए आलोक जी, हम यहाँ श्याम कुमार सर को 2-3 पॉइंट पे बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट करते हैं। मतलब बिल्कुल भी उनकी बातें एकदम ही गलत है। कैसे इन्होंने बोला अपनी पार्टी को, आरजेडी को वैचारिक पार्टी, हम बोल दें वो एक पारिवारिक पार्टी है, उन परिवार मतलब परिवार सेंट्रिक है, उसके सिवा उनको कुछ दिखता नहीं है। और ये बात बिहार की जनता से छिपी हुई नहीं है, जिसको कि आपने देख लिया मैंडेट के थ्रू उन्होंने किस तरीके से बाहर फेंक निकाला है इनको बिहार की राजनीति से ही। हम इसको कहने में बिल्कुल भी मुझे संकोच नहीं होगा। दूसरी बात, ये जब ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि बिहार में 2023 में इनकी पार्टी जब नीतीश कुमार जी के साथ आई और उसके बाद इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, तो बताइए आपने 15 साल में 94,000 लोगों को नौकरी दिया था, वो भी उसमें भी डाउट है। और यहाँ पे नीतीश जी 15 से 25 के बीच में, अगर 15 से 20 के बीच में अगर देख लेंगे, उसमें भी 23 लाख से ज्यादा नौकरियां मिली थी। आप 15 साल में 94,000 में रह गए, लाख भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे।
रही बात आरक्षण महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, तो उन्होंने तो 2016 में ऐसा आरक्षण महिलाओं को दिया कि देख लीजिए, आज सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी अगर महिला है तो वो बिहार में है। अब हम आपकी बातों पे आते हैं आलोक जी, जो आपने बोला कि परिवारवाद की बात अगर नीतीश कुमार जी के ऊपर अगर ये एलिगेशन लगता है, तो मुझे लगता है कि शर्म आना चाहिए किसी को ये बोलते वक्त। इनकी तरह, लालू जी की तरह उन्होंने लॉन्च नहीं किया था, जैसे उन्होंने तेजस्वी जी को लॉन्च कर दिया था रातों रात, वैसे लॉन्च नहीं किया गया है। जैसे बाकी नेता लॉन्च करते हैं, वैसे नीतीश जी ने नहीं किया था। और आज भी नीतीश जी नहीं लाए हैं। बिहार की जनता का ये डिमांड था, जिसकी वजह से आप देख लीजिए सदस्यता के लिए लोग इतना डिमांड किए हैं। आज इतिहास में किसी भी नेता को सदस्यता लेने के लिए इतना ज्यादा डिमांड किया गया होगा क्या? किसी जनता ने, किसी भी राज्य की जनता ने किसी के लिए इतना डिमांड किया है होगा क्या? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रशांत जी नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, इस वजह से वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है बताइए? और किस तरीके से वो आए हैं? आने के बाद से, जिस दिन उन्होंने औपचारिक रूप से सदस्यता ली है, उसके बाद से वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। चंपारण से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। नेता वो होता है जो जमीन पे जाके लोगों से मिलता है। आपने उनकी संवेदनशीलता, उनकी सहिष्णुता देखी होगी, वो किस तरीके से लोगों से मिलते हैं। और आपने तेजस्वी जी का भी एटीट्यूड देखा होगा। अरे आप लोग किस चीज के बारे में, आप महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं? जो पेन को इस तरीके से फेंकते हैं, जिसको हम सरस्वती का दर्जा देते हैं, विद्या ददाती विनम की बात करते हैं, आपके नेता के पास ये तरीका नहीं है किसी चीज को बिहेव करने का, और अपने यहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए लड़कियों को डांस करवाते हैं। आप कैसे नीतीश जी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं? परिवारवाद का एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? जिस इंसान के यहाँ से सदस्य मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देते हुए जिनके अकाउंट में 48,000 रुपए हो, उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आप लोगों को शर्म आना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने बिहार को एक परिवार की तरह समझा है, पूरे बिहार को सजाया है, आप उनसे ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात आप करेंगे? जहां पे लोग जाने से डरते थे, आज वहां पे कौन से आपके गली में भी सड़क बना होगा, लालू जी बनाया था क्या? तो ऐसी बातें ये लोग करते हैं, मुझे शर्म आता है। मुझे सीरियसली बताते हैं, पर्सनल उसमें मुझे गुस्सा आता है। और क्या आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कुर्सी के लिए कभी भी नहीं थे? ठीक है, वो बिहार की भलाई के लिए कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, और ऐसा नहीं है, जब जब जरूरत पड़ा उन्होंने कुर्सी छोड़ा भी है। 2014 की बात देख लीजिए, मांझी जी को कौन कुर्सी पे रहते हुए किसी और को कुर्सी दे देता है मुख्यमंत्री का? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी हमेशा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को हमेशा लिया है अपने ऊपर। जब भी वोट कम आया, उन्होंने पद छोड़ दिया था। और इस तरीके से निशांत जी के लिए नीतीश जी के लिए परिवारवाद का एलिगेशन लगाना ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है भूपेंद्र जी, जिस तरह से आपके ऊपर लगातार ये आक्षेप लगाए जा रहे थे कि आपने एक ऑपरेशन क्लीन आपने स्टार्ट कर रखा है कि कहीं पर भी जाएंगे, वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ मिलेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार में शामिल होंगे, और उसके बाद ऑपरेशन फिनिश चला के वहां के स्थानीय नेताओं को ही समाप्त कर देंगे। ये आपके ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा है आलोक जी, ये आरोप लगाने वाले जो हमारे राजद के प्रवक्ता भाई साहब हैं, यही लोग कल तक जो है ना बिहार में मुख्यमंत्री के नाम पर भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। और ये लोग ही जो है ना बिहार को जंगल राज में ढकेलने वाले ही लोग हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरा साफ जो है ना स्टैंड रहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के भी नेतृत्व में। क्या बिहार में रोड नहीं बना? क्या बिहार में घर घर बिजली नहीं पहुंची? क्या बिहार की सम्मानित गरीब जनता को जो है ना बिजली माफ नहीं किया? क्या जो है ना निवेश और उद्योग की बात नहीं हो रही है? इन लोगों को दिक्कत यहाँ है आलोक जी कि जब जब विकास की बात आती है तो इन लोगों के पास जो है ना पेट में दर्द होने लगता है और अपने नेता को गरीबों का मसीहा बताने लगते हैं। जबकि सबसे बड़ा अमीर जो है ना लालू प्रसाद जी आज बिहार की धरती पर है। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन इनके पास में है, जो आज हथुआ महाराज लैंडलॉर्ड के पास नहीं है मेरे भाई। आज सभी का सभी जमीन जो है ना प्राइम लोकेशन में है मेरे भाई। ये 11,000 करोड़ का मॉल बना रहे हैं ये दानापुर की पटना की धरती पर। ये बताइए ना, नेल्सन मंडेला 11,000 करोड़ के मॉल बनाने में जल गए थे क्या? ये आदरणीय लालू प्रसाद जी कल तक जो है जॉब फॉरलैंड में पूरा जदूवंश के बच्चे को सिरिंज से खून खींच करके
गरीबों से जो है ना जमीन लिखवा लिया, जिसका कारण है कि जाइए कल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनका FIR जो माननीय CBI किया था, उसको चैलेंज किए थे, उसको जो है ना रद्द करने का काम किया। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग कहते हैं कि हम गरीबी को सहारे हैं। अरे भाई, आप तो पियरिया चोर की तरह सरेआम जो है ना बिहार के रिसोर्स को लूटने का काम किया। आप बोलते हैं कि जो है गरम रोटी एक तरफ जल रहा था तो पलट हम दिए। अरे पलट का दिए? लालू प्रसाद जी रोटी पलट के चाप गए और अपने बाले बच्चे MP MLA, ये परिवार की पार्टी, ये क्या बात करेंगे? इनको जब जब बिहार की समानी जनता, ऐसी बात नहीं कि मौका नहीं दिया, मौका दिया। ये 15 साल जो है ना आदरणीय राउरी देवी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, और जो है ना ये पूरे बिहार प्रशासन किए। उसके बाद 20 साल जो है ना केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में ये बिहार की सम्मानित जनता इनको 28 MP देते थे जिता करके। और इन्होंने क्या किया? इनको जब मौका मिला बिहार के रिसोर्स को लूट लिया, जब मौका मिला केंद्र के रिसोर्स को लूट लिया। और यहाँ तक कि जदू वंश के आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को जो है ना भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया लालू प्रसाद जी। ये जादू का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई धरती पर है तो वह आदरणीय लालू प्रसाद जी है। छोड़ दीजिए दूसरी कम्युनिटी की बातों को रे भाई। ये बात करेंगे जो दंगाई बलवाई की गोद में बैठ गए। ये कहते थे कांग्रेस को कि दंगाई बलवाई पार्टी है कांग्रेस ने भाई, और 1990 में दंगाई बलवाई को आके शासन सत्ता में आया। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो है ना 38 विधायक के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ। और तब जाकर के अब आप जो है ना उसी दंगाई बलवाई की गोद में बैठ करके गुट बात करते हैं। वही सामंती के गोद में बैठ करके जो है ना बिहार के पिछड़े अति पिछड़े को आप समझाते। बिहार की 14 करोड़ सामान्य जनता इस बात को समझ गई है आलोक जी। ये क्या बात करेंगे? ये दंगाई बलवाई के गोद में जो है ना खेलने वाले, ये लोकतंत्र और संविधान के हत्यारे के गोद में खेलने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार जो है ना, त्रिदेव जयप्रकाश नारायण नाम राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी का असली गुनाहगार लालू प्रसाद जी बिहार के धरती पर निकले रे भाई। ये क्या बात करेंगे? JP के कोख से, आंदोलन के कोख से 3 नेता निकले थे हमारे बिहार की धरती पर। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय श्रद्धेय जो है ना हमारे सुशील कुमार मोदी जी। लेकिन शासन और सत्ता के लिए उस दंगाई बलवाई से हाथ कभी नहीं मिलाया हमारा जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी। लेकिन इनका लालू प्रसाद जी क्या किया? उसी दंगाई बलवाई जो है ना के गोद में जाकर के बैठ करके आज जो है ना देश को मटिया मेट कराने के फिराक में लगे हुए। ये क्या बात कर रहे हैं? ये सभी के सभी जो है इलेक्शन हार जाएंगे। देख लीजिए देश के LOP और बिहार के LOP दोनों बहु रहा है रे भाई। ये लोग और कारण जो है ना मुद्दा विहीन लोग मुद्दा उठाते हैं। अरे मेरे भाई, एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय सम्राट चौधरी बन गया तो कलेजा पर सांप लौट रहा है क्या? आपकी तरह जो है ना बेंगलोर में और अमेरिका में बिल्डिंग नहीं बनाया आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय जो है ना सम्राट चौधरी जी। लेकिन आप लोग जो है ना पूरे देश के रिसोर्स को लूट के जो है ना 1 लाख करोड़ का मालिकाना हक दे दिए यही आदरणीय लालू प्रसाद जी। एक क्वार्टर से चल करके आया, जिसका जीवन में 6 कट्ठा जमीन हो, उसका जो है पटना की धरती पर 40 बीघा 16 कट्ठा करोड़ के लैंडलॉर्ड है मेरे भाई, जो प्राइम लोकेशन में है। ये लोग पूरे बिहार की धरती को खरीद लिया। ये दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में बैठ करके ये बिहार चलाएंगे। इसका कारण है कि बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता लोग भी इनको मटिया मेट करके जो है ना 75 से 25 पर लाया। और अब की जो है ना देख लीजिएगा इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, एकदम 25 से 5 पर आ जाएंगे और बिहार की कई धरती पर इनका जो है ना नामो निशान राजद का नहीं रहेगा मेरे भाई। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपने बोल दिया। ठीक है भूपेंद्र जी, आपने ये तमाम बातें आपने इनके हिसाब से, क्योंकि आप देखिए आपस में सियासी खींचतान बिहार में लगातार चलती रहती। जो भी बातें आपने बोली वो आरजेडी को बोली और आरजेडी ने जो भी बोला वो आपकी सरकार के खिलाफ हमेशा बोला और इसलिए वो विपक्ष कहलाता भी है। एक चीज का जवाब लेकिन अभी भी नहीं मिला।
इनका जो मूल रूप से कहना था उनका यह था कि अगर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में सिर्फ इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं, तो फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत आखिर राजनीति में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि अगर उनका बेटा आता है तो ये परिवारवाद है, और अगर वो आते हैं तो भाई जनता ने उसकी मांग की थी। इसका थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये कौन सी परिभाषा है कि भाई वो जनता ने मांग की थी। ये देखिए स्पष्ट बात मैं आपको बता देता हूं आलोक जी कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का बेटा आदरणीय तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण आज तक नहीं किया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, नहीं तो है तो गूगल पर सर्च कीजिए। मैं अभी इन्हीं से पूछूंगा, गूगल पे क्यों जाऊंगा? नहीं है। हाँ, गूगल से ज्यादा भरोसा तो मुझे आरजेडी प्रवक्ता पर है। और यही जो है ना हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता जो है ना अपने बेटा का फेवर में कभी तैयार नहीं हुए। ये पूरे बिहार की सम्मानित जनता और उनका जनता दल यू का जो कार्यकर्ताओं का मांग रहा कि नहीं इनको आना चाहिए राजनीति में, तब जाकर के उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो है ना सदस्यता ग्रहण कराया गया। ये डिफरेंस है। इनके यहाँ लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है। ये राजा और रानी के कोख से पैदा लिए हैं मेरे भाई। लालू प्रसाद जी दिन भर में 36 गिलास जूस पीते हैं, कहते हैं कि अब गरीब का बेटा है। अरे अपने घर में तो पी सकते हैं ना, इसमें अब कौन से वो, इसका तो कोई बंधन नहीं है भाई। अरे वो जूस पिए पानी पिए, इसमें ईर्ष्या करने की कौन सी बात है? वो जूस पिए पानी पिए, अपने घर के अंदर वो क्या खाते हैं उससे जनता को क्या लेना देना भाई? नहीं, सबसे पहले तो जाति बदल दिए। हाँ, लालू प्रसाद जी गरीबी परिवार से आते हैं, अपने आप को यादव कहते हैं। हाँ। उनकी संख्या 0.5% बिहार में है। अब वो कहते हैं 90% वाला को जो राम और कृष्ण से डील होते थे हम लोग जदुवंश, और आज हम लोग गरीबी से डील हो गए। नहीं, कभी नहीं होगा। हमारा आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार का बिहार। नहीं, ठीक है श्याम जी, इनका तो ये कहना है कि भाई लगातार आरजेडी की नाव को खेने का दावा तेजस्वी यादव करते हैं, लेकिन वो तो आज तक आरजेडी के मेंबर ही नहीं है। इनका ये दावा है। ये सारे आरोप बेबुनियाद है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपके ही आरोप का वो जवाब दे रहे हैं। सुनिए, ये आपको मैं बता दूं कि वो आरजेडी के सबसे जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी में, विधायक और कोई भी पद पर जाने से पहले, और उन्होंने जमीन पर पहले काम किया। ऐसा नहीं किया कि पार्टी के लोगों ने चाहा है और पर्ची पकड़ा दिया है कि अब उसका रूपान नेता हो गया। तो इन लोग की जो परिभाषा है ना परिवारवाद की, वो सिर्फ चुनावी है, राजनीतिक है। मतलब ये बात बोलने का, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लीजिए। श्वेता जी, वो भी कहेंगे कि जंगल राज, तो उसी जंगल राज में तो आप भी तो मिनिस्टर थे, सबसे कम उम्र के मिनिस्टर थे। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी, इसीलिए तो सब निकल गया आपके हाथ से। वाले कुर्सी को देख के काम करने वाले लोग। पहली बात तो मैं यहाँ स्पष्ट आपको कर दूं, तो इसलिए बात जानिए कि जो लाइन आरजेडी ने बिहार की राजनीति से लेकर पूरे देश की राजनीति में खींची हुई है, जनता एक बड़ा उम्मीद की नजर से देखती है। चुनाव में जीत और हार चलती रहती है, और मैं जो पीछे चुनाव हुए उस पर जो सवाल उठे हैं उसका जवाब ना बीजेपी के पास है ना जेडीयू के पास है, इवन इलेक्शन कमीशन के पास भी कई सवाल जवाब नहीं दे पाती है, ये आप जानते हैं। तो मैं आपको यहाँ 2-3 बात में क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा बड़ा क्रांतिकारी बिहार में काम हुआ है, तो मतलब इनके चेहरे पर चुनाव किनके चेहरे पर लड़ा था? एनडीए ने किनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था? नीतीश जी के बैकवर्ड जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो जनमत का धोखाधड़ी हो रहा है, आज पूछना चाहिए, मतलब बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए आपको। अरे उनकी बड़कपन है रे भाई, त्याग और तपस्वी है आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनको स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा जब बिहार के मुख्यमंत्रियों में बात आएगी। तो भ्रष्टाचार के विषय में एक बात बता दूं आपको, आप गेहूं के नोट पर जा रहे हैं। लालू प्रसाद बिहार के चोर की तरह जो है ना पूरे देश की पूरा जो है ना रिसोर्स लूट लिए। नीतीश कुमार है, बताई जाती है। आप क्या बात करते हैं ये भी बताइए ना। इसलिए आप आरजेडी पर 50 लाख करोड़ के घर बना रहे हैं लादेन की तरह। आपको चुनाव का सुनिए, फंड में भी जो है ना गेबली होता है, चुनाव में ठीक है। जो आप लोग बात करते हैं वो चुनाव में भाषण देने के लिए बहुत बढ़िया है, वो रैली में भाषण देने के लिए बहुत बढ़िया है। बिहार के अंदर में लादेन की तरह 3 बीघा में जो घर बना रहे हैं, आंदोलन से निकले हैं।
तो आप लोग बात को समझने का आप प्रयास जाकिर कीजिए। नाइक से कान फुकवा करके जो है ना बिहार में राजनीति कीजिएगा, नहीं चलेगा। बिहार की सम्मानित जनता जदूबन सब समझ गया है। ठीक कुल मिला के वही बात रहती है। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। अब बुनियादी श्वेता जी, बात कीजिए, जब श्वेता जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, अपनी बात रखिए। जी, आपने ये सवाल किया था कि तेजस्वी जी और निशांत जी को तो सेम तरीके से लाए गए हैं, दोनों ही मुख्यमंत्री के बेटे हैं। देखिए, दोनों मुख्यमंत्री के बेटे, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी इतने स्ट्रांग लीडर नहीं थे कि आपने वो बेटे को मुख्यमंत्री या किसी स्ट्रांग पोस्ट, मतलब एक सब्सटैंशियल पोस्ट दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते थे, किसी भी समय दे सकते थे, किसी भी समय दे सकते थे। हाँ। लेकिन क्या दिया? लेकिन दूसरी तरफ आप लालू जी को देख लीजिए, मुख्यमंत्री के बेटे के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री का पद संभालेगा तो उनका बेटा ही संभालेगा आरजेडी में। ठीक है, और एक तो सिर्फ ये राजनीतिक पहल पे हम नहीं बोल रहे हैं, आप व्यक्तिगत स्तर पे भी देखिए कि नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे के लिए क्या जमा करके उनको दे दिया है। वहीं लालू जी को देखिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया है। बच्चों के सिवा मुझे लगता है वो परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाए, और नीतीश जी के लिए पूरा बिहारी परिवार था, इसलिए किसी एक पे उनका ध्यान ही नहीं गया, निशांत जी पे। फिर इन चीजों की तुलना करना, मुझे लगता है तुलना भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ना सिर्फ राजनीति में उन्होंने बात यहाँ पर तुलना की नहीं थी श्वेता जी। अब मैं आपको इसका मैं मंतव्य समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात में बिल्कुल समझ गया। मेरा जो मंतव्य सिर्फ ये था कि परिवारवाद की बहस में आखिर जनता का समय खराब ही क्यों किया जाता है। परिवारवाद कोई गाली तो है नहीं, परिवारवाद कोई समाज की बुराई भी नहीं है। आप भी, अगर आपका विवाह हो गया होगा, आप भी निश्चित तौर पर माता बनेगी। जब मेरे कहीं ना कहीं आगे चलकर जब मेरी शादी होगी तो मैं कभी ना कभी पिता बनूंगा। और कौन से माता पिता अपने बच्चे की भलाई नहीं चाहते हैं? परिवारवाद को लेकर जो इतनी चर्चा मंचों पर की जाती है वो उतनी बड़ी बुराई नहीं जिस तरह से उसको राजनीति में पेश किया जाता है। परिवारवाद बुराई तो तब होता ना कि मान लीजिए कोई एक आईएएस है और वो जबरन पहले वीआरएस लेकर इस बात पर अड़ जाए कि नहीं भैया मेरे बेटे को आप आईएएस बना दीजिए, क्योंकि उसके लिए एक निश्चित योग्यता चाहिए। जो भी तमाम नेता राजनीति में आते हैं वो एक निश्चित पैमाने को पूरा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से विधायक बनने के, सांसद बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, सभी उनको पूरा करते हैं। जनता के बीच में जाते हैं, समझाते हैं, जनता उनको पसंद करती, तब उसके बाद मतदान होता है और वो उसके बाद जीतते हैं। तो आखिर राजनीति के अंदर परिवारवाद को लेकर इतना ज्यादा हल्ला क्यों होता है? देखिए आलोक जी, परिवारवाद को लेके नहीं होता है। परिवारवाद तो एक पहलू है। जो आपने बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, बताइए, और जनता सबसे ज्यादा, जनता का पसंद और नापसंद करता है। तो आपने देखिए क्या होगा इस मैंडेट में कि जनता कितना ज्यादा नापसंद करती है तेजस्वी जी को। और रही बात परिवारवाद की, बात हम तब करते हैं जब आप पूरे राज्य को पीछे छोड़ के सिर्फ 4-5 लोगों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ध्यान देते हैं, तब परिवारवाद बिल्कुल गलत चीज है। उन्होंने क्या किया है पूरे बिहार के लिए, पहले तो ये देखिए, और उन्होंने क्या किया, ये भी बात ठीक है, ये जनता के बीच में बोलने के लिए अच्छा है। और दूसरी चीज, देखिए तेजस्वी जी के 10 साल की पॉलिटिकल 10 या 12 साल के पॉलिटिकल करियर में ये 46 3 बीघा कहाँ से आ गया? ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? इस तरीके से ये संपत्ति का अर्जन है, परिवारवाद नहीं है। ये संपत्ति का अर्जन है, ये वैध या अवैध हो सकता है। श्वेता जी, आप तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। संपत्ति के अर्जन का परिवारवाद से क्या संबंध है? नहीं, जमीन छीना है। हाँ, तो वो संपत्ति का अर्जन है, वो वैध है या अवैध है, उसके आधार पर, कानून के आधार पर उसकी समीक्षा होगी। लेकिन संपत्ति के अर्जन के आधार पर परिवारवाद की व्याख्या नहीं हो सकती है। मेरा जो मंतव्य है, देखिए, अगर हम मैं बिहार की राजनीति का एग्जांपल देता हूं, 100 ऐसे परिवार हैं पूरे बिहार के अंदर, 100 से 150 ऐसे परिवार हैं बिहार के अंदर जिनके ही परिवारों को लगातार बिहार में टिकट मिलता हुआ आया है। तो जनता के सामने बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि सभी के लिए मौका है, लेकिन वो 100 से 150 परिवार ही ऐसे हैं जिनके परिवारों को पीढ़ियों से टिकट मिलता आया है। भरोसा यही है तमाम पार्टियों का कि इस परिवार को टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगी। नीतीश जी से नहीं करते हैं, अभी बिहार मैंने तो सिर्फ इस बात पर तुलना की बात नहीं थी। बात यह है कि परिवारवाद को बोलकर जनता के सामने भ्रम ना ही फैलाया जाए तो अच्छा है। ठीक है गोविंद जी, एक चीज मैं अब यहां पर जरूर समझना चाहूंगा। अब देखिए, नीतीश जी की तुलना लगातार सम्राट चौधरी जी के साथ पिछले 2 या 3 दिनों से की जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब एक नए चेहरे को चुना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा,
2017 में अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाए गए और यह कहा गया कि भाई एक सन्यासी कैसे सरकार चलाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस रफ्तार से उन्होंने संगठन में और राज्य के अंदर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, अब यह असाध्य सा हो चला है विपक्ष के लिए कि उनके खिलाफ किन किन मुद्दों पर उनको घेरा जाए, उनको हम कैसे डाउन करें। अगर सम्राट चौधरी उसी तरह से काम करते हैं और दोनों संगठनों को, चाहे वो जेडीयू हो चाहे बीजेपी, साथ लेकर चलते हैं और साथ में जो उनके छोटे घटक दल हैं, चाहे वो हम हो चाहे वो उसके साथ चिराग पासवान हो, अगर वो सभी को मैनेज कर लेते हैं तो क्या एक बहुत बड़ा स्कोप सम्राट चौधरी के सामने भी है? बिल्कुल, बहुत बड़ा ये सब करना पड़ेगा। देखिए आलोक जी, जब 2025 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े गए थे और अब 6 महीने के अंदर में नीतीश कुमार बदल गए हैं और वो राज्यसभा चले आए। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सम्राट चौधरी पर आ गया है, तो अब उनके चेहरे पर तो अभी चुनाव नहीं लड़ा गया है। उनके चेहरे पर जब चुनाव लड़ा जाएगा तब उनमें ये कहा जाएगा कि हाँ, ये मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे और उनको आप वोट दीजिए। अब क्या है कि आप उनको सबको लेकर चलना पड़ेगा और नीतीश कुमार, जैसे पहले भी मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार की जनता के एक्सपेक्टेशन जो है काफ़ी हाई है और जितना काम कर दिया गया है उससे आगे करना ही पड़ेगा। यहाँ एक प्लस पॉइंट सम्राट चौधरी जी के लिए है, वो यह है कि केंद्र में उनकी सरकार है बीजेपी की और नीतीश कुमार काफ़ी समय से कहते आ रहे हैं कि बिहार के लिए स्पेशल दर्जा दीजिए और विशेष पैकेज दीजिए। ठीक, तो अब उनका मुख्यमंत्री आ गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे दोनों चीज़, कम से कम एक चीज़ तो बिहार को मिल जाए तो वहाँ की जो विकास है वो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा और बढ़ना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में सम्राट चौधरी के लिए बिहार का विकास और जातीय समीकरण दोनों साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी वो जाकर सर्वमान्य नेता बनेंगे। लेकिन एक चीज मैं ऐड ऑन कर दूं इसमें कि जब परिवारवाद की बात हो रही थी तो सम्राट चौधरी किसके लड़के हैं? शकुनी चौधरी के। शकुनी चौधरी कौन थे? राजद के नेता थे और राजद में ही सम्राट चौधरी ने ज्वाइन किया था, वहीं से करियर शुरू किया, फिर जदयू आए और फिर बीजेपी में आकर राबड़ी देवी सरकार में बागवानी मंत्री बिल्कुल बिल्कुल 1999। इसलिए ये नहीं कहा जाए कोई आदमी कि परिवारवाद को लेकर सिर्फ एक ही परिवार या राहुल गांधी या फिर तेजस्वी या फिर कोई और, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें काबिलियत उन्हें आना चाहिए और उस काबिलियत के बल पर ही अपना देश चलाए या राज चलाए, वो होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि सम्राट चौधरी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनको मौका मिला है, उनको साबित भी करना पड़ेगा, संतुलन भी बनानी पड़ेगी, विकास भी करना पड़ेगा। साथ साथ जो बिहार की असली मूल राजनीति है, जातीय समीकरण, उसको भी बिठाना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पे ये बीजेपी की राजनीति है कि जो नीतीश कुमार के वोट बैंक थे उसी समाज से आकर सम्राट चौधरी आते हैं, तो उम्मीद लोग यही कर रहे हैं, वहाँ के जो राजनीतिक जानने वाले हैं वही कर रहे हैं कि सारे वोट जो है वो शिफ्ट होगा सम्राट चौधरी में और आगे की राजनीति उसी हिसाब से चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि चेहरे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चेहरे से फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर चेहरे से फर्क ना पड़ता तो अशोक सम्राट के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं होता, अकबर के बाद मुगल जो सल्तनत थी उसका भी पतन नहीं होता। और निश्चित तौर पर अगर तमाम वायसराय पर भी हम निगाह डालेंगे तो कुछ ऐसे रहे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अच्छे से चलाया, भारत में लगातार विस्तार किया, लेकिन कुछ ऐसे वायसराय भी आए जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में धीरे धीरे कमजोर किया और भारत अपने आप स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ चला। तो चेहरे से फर्क तो पड़ता है। सम्राट चौधरी के सामने तमाम चुनौतियां होंगी, निश्चित तौर पर उनको उन चुनौतियों पर ध्यान रखते हुए विकास की धारा को केंद्र सरकार के साथ मिलकर बहुत ही दुगनी रफ्तार से बिहार में आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साल 2 साल के अंदर उनसे बहुत तेजी के साथ बिहार की जनता सवाल करेगी कि आखिर अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप युवा भी हैं। आप लगातार कहते भी थे कि अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो आप बिहार की तस्वीर बदल देंगे। तस्वीरों का रंग अगर नहीं बदला तो निश्चित तौर पर सरकार भी बदल सकती है। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।